तो आज की क्लास में हम दीर्घाकार आवर्त सारणी या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 18 गुणे 7 कॉलम बनाएंगे। 18 खड़ी लाइनें होंगी और 7 लेटी हुई लाइनें होंगी और इस प्रकार हमारी दीर्घाकार आवर्त सारणी का निर्माण हो जाएगा। ये एक हो गया, दूसरा, ये तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 16, ये 17 और ये अंतिम हो गया 18। अब इनको हम 7 क्षैतिज लाइनों में डिवाइड करेंगे। ये एक हो गया, इसके नीचे दूसरा, के नीचे 3, यहाँ 4, इसके बाद 5, ये हो गया 6, और अंतिम हो गया 7। ठीक है, ये टेबल हमने बना ली। अब इनमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे आवर्त और वर्ग को। तो इस तरफ ये जो क्षैतिज लाइन होती है इसको हम कहते हैं आवर्त। n की वैल्यू यहाँ 1, नीचे वाले में 2 और नीचे n 3 और नीचे n बराबर हो गया 4, n बराबर 5, n बराबर 6 और n बराबर 7। जहाँ पे n क्या है, n को हम कहेंगे आवर्त। ये आवर्त है, आवर्त संख्या। और इसकी अंग्रेजी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे तिरछे में, PERIOD, पीरियड नंबर। ठीक है, अब यहाँ हमको ऊपर लिखना है वर्ग। तो पहले तो हम गिनती डाल रहे हैं इनमें, 1, 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इनको अभी हम छोड़ देते हैं। 13, यहाँ ये 14, ये 15, ये 16 और ये हो गया 17वां और ये हो गया 18वां। अब हमने
जो छोड़े हुए हैं पहले इनको हम समझ लेते हैं। क्या है कि इनमें जिनको हमने छोड़ दिया है n बराबर 1, 2 और 3, इनमें कोई भी एलिमेंट नहीं रखा हुआ है, तो इनको हम ऊपर वाले खाने इनके हटा देते हैं। ध्यान दीजिए कहाँ तक हटाना है, n की वैल्यू 3 तक हटाना है। यहाँ इनमें कोई एलिमेंट नहीं रखा है। बनाया क्यों गया था? ताकि आपको समझ में आए कि वास्तव में क्या कहानी हुई है इसके पीछे। जो बड़े आकार की आवर्त सारणी बनाई गई ये सबसे लेटेस्ट है और हमें इसी का ही अध्ययन करना है, इसी में तत्वों की स्थिति को सीख लेना है। इस वजह से हमने इसको बनने के प्रारंभ से लेके जो कुछ भी होने जा रहा है सब कुछ आपको समझाने का प्रयास किया, और इसी वजह से मैं कह रहा था इसको आप पेंसिल से बनाइए। तो इतना, यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो इनको फिर हमने मिटा दिया। तो अब जो नई पोजीशन बनेगी वो क्या होगी, 2 के बाद ये हो जाएगा 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 से लेके वहां तक है। ठीक, अब ध्यान दें जरा कि जितने भी वर्ग आपने ऊपर लिखे हुए हैं इनको रोमन अंकों में भी लिखने की परंपरा है। तो क्या इनके रोमन अंकों में रिप्रेजेंटेशन होगा उसको भी समझ लेते हैं। तो एक को हम कहते हैं फर्स्ट ए, 2 को कहते हैं सेकंड ए, 3। अब ये जो छोटे वाले कॉलम है इन दोनों में अंतर करने के लिए क्या किया गया, यहाँ ए बड़े वाले कॉलमों को और जो छोटे वाले हैं इनको बी कहा गया। तो थर्ड में क्या बनेगा, बी आएगा, यहाँ थर्ड बी, यहाँ पर फोर्थ बी, और इसके बाद 5b, 6 को कहेंगे 6b, 7 को कहेंगे 7b, 8, 9 और 10 ये तीनों मिलकर इनको कहा गया 8। इसमें a और b नहीं लिखा गया और इस वजह से इसको कहा जाता है आवर्त सारणी का दोष। आवर्त सारणी का दोष मैंने लिख दिया है यहाँ पर। और 11 को कहते हैं फर्स्ट बी, 12 को कहते हैं सेकंड बी, और इसके बाद फिर से ए वाले शुरू हो गए यहाँ। 13 को कहते हैं थर्ड ए। देखिए ए में कहाँ तक हुआ था, सेकंड ए तक हुआ था। तो ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, 4 के बाद 5 है, ये 6a, इसको हम कहेंगे 7a, और 18 वाले कॉलम को 8a नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं शून्य, शून्य वर्ग। इसको हम शून्य वर्ग कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें स्थित तत्वों की संयोजकता शून्य होती है। ये रासायनिक दृष्टिकोण से निष्क्रिय होते हैं, इसलिए इनके तत्वों को कहा जाता है उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय गैसें, और वर्ग संख्या बनती है शून्य। ये बात समझ में आ रही होगी सभी को। अब हम इनमें तत्वों को रखते हैं। तो देखिए फर्स्ट में जो तत्व हैं उसमें हाइड्रोजन से स्टार्टिंग होती है, लेकिन हाइड्रोजन का जो स्थान है विवादास्पद है, ये 2 जगह रखा हुआ है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे एरो लगा के यहाँ लिखता हूँ मैं 1H, और ऊपर भी लिख देता हूं 1। ये जो 1 है इसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक Z से व्यक्त किया जाता है। और ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या ऑब्लिक परमाणु भार। परमाणु भार, और ये ए से व्यक्त किया जाता है। आप लोगों ने छोटी क्लासों में संभवतः इनको पढ़ा होगा। ये तत्व का रिप्रेजेंटेशन भी है। और ये कहाँ पर रखा हुआ है,
विवाद इसका कहाँ है, किसके साथ है, तो देखिए 7A के स्थान के साथ इसका विवाद है। ये तो यहाँ पे रखा है, ध्यान दें, n बराबर 1 पे रखा है, यहाँ रख सकते हैं, लिख दे रहा हूं मैं, रख सकते हैं, बस यही विवाद है। तो दूसरा दोष आपने यहां पढ़ लिया, ये दोष नंबर 2, ये दोष नंबर 1। तीसरा अभी और मिलेगा, उसको भी समझ लेंगे। फिलहाल आप हाइड्रोजन के स्थान को आपने जाना, यहाँ फर्स्ट ए में रखा है किन के साथ, क्षार धातुओं के साथ, लेकिन इसको हम रख सकते हैं 7A में यानी 17 वर्ग में किन के साथ, हैलोजन के साथ। तो ये आवर्त सारणी का एक दोष है। तो अब हम आगे अन्य तत्वों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें मिलेगा आपको Li, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। और यदि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, तो इनमें उपस्थित तत्वों को यदि हम जान लें तो देखिए यहाँ अगर हम गिन लें कॉलम, तो यहाँ तत्व मिलेंगे हमें, पहले वाले में 2, यहाँ 8, इसमें फिर से 8, यहाँ कॉलम बढ़ गए तो वो हो जाएंगे 18, यहाँ फिर से होंगे 18, यहाँ होंगे 32। क्यों होंगे 32 अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस पोजीशन पर एक साथ 14 तत्व रखे हुए माने जाते हैं। तो 18 तो कॉलम गिन लिए हैं हमने, 14 और जोड़ दो 32 हो जाएंगे। यही चीज इसमें भी होती है यहाँ पर, तो वो भी हो जाएगी 32। लेकिन आवर्त सारणी में जो कुल तत्व हैं वह 118 ही हैं। इस आधार पर इस लास्ट वाले 32 का आगे कोई उपयोग नहीं होता, इसके पहले वाले 32 का उपयोग जरूर होता है। तो देखिए इनके परमाणु क्रमांक कैसे निकाल सकते हैं हम, हाइड्रोजन वाले में जोड़ दीजिए आप, लास्ट में लिखा हुआ 2 तो हो गया 3, Na में जोड़ दीजिए, लास्ट में लिखा हुआ 8 तो हो गया 11, अब 11 में फिर से लास्ट में लिखा हुआ 8 तो ये हो गया 19, यहाँ जोड़ देंगे हम 18 तो हो जाएगा 37, फिर जोड़ देंगे 18 तो हो जाएगा 55, फिर जोड़ेंगे लास्ट में लिखा हुआ 32 तो हो जाएगा 87। तो इस प्रकार से हम इन अंकों को जिनको जोड़ा गया है, इन अंकों को हम कहते हैं जादुई अंक, जादुई अंक कहते हैं। इनके द्वारा हम सभी के परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं, आवर्त सारणी में लिख सकते हैं। जब आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसके बनाने की तो आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा, ये कोई कठिन काम नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इसके बगल में जो तत्व हैं यहाँ तो खाली है। अब n बराबर 1 में पहले आवर्त में कोई नहीं मिलना है आपको, यहाँ लास्ट में एक मिलेगा हीलियम, चलो उसको लिख देता हूँ मैं। तो ये हाइड्रोजन 1 होता है तो हीलियम हो जाएगा 2। हीलियम ये प्रथम अक्रिय गैस है जिसके बाहरी कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको छोड़ दें तो बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपका एक अष्टक नियम मिलेगा आपको, वो आपको बताएगा कि अक्रिय गैसों के बाहरी कोश की तरह प्रत्येक तत्व अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इस वजह से संरचनाएं हम बना पाते हैं, कोई तत्व कितने बंध बनाएगा ये समझ पाते हैं, और वो बंध किस प्रकार का होगा ये भी जान पाते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा उदाहरण, जल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं H2O होता है। अब H2O क्यों होता है ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपको देता हूं। किसी का भी फॉर्मूला ऐसा क्यों है ये आपके लिए होमवर्क है। और ऐसे जितने भी प्रश्न हैं, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले को सीख लेंगे तो रिएक्शन अपने आप बनेगी, तो केमिस्ट्री अपने आप बनेगी। तो देखिए सब कुछ यहीं से निकल कर आएगा, इसी टेबल से निकल के आएगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या उसकी संयोजकता होगी, सारा कुछ यहीं से क्लियर होगा। तो अब आप ध्यान दें, ये पहला क्लियर हुआ। दूसरे में यहाँ पर खाली है तो हम यहाँ Li के बगल से लिखना शुरू करेंगे, BeMgCa
SrBaRa। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और ये रेडियम। तो 3 के बगल में ये हो जाएगा 4 और ये 11 के बगल में 12 और ये 19 के बगल में 20, या ऐसे भी जोड़ लो 12 और 8 20, 20 और 18 38, 37 के बगल में 38, इसमें फिर जोड़ो तो हो जाएगा 56, इसके बाद हो जाएगा यहाँ 88, 56 में जोड़ दो 32। जोड़ने वाला क्रम भी सही है और अगल बगल में एक एक बढ़ाते जाना है वो भी सही है, दोनों सही हैं। तो यहाँ देखिए पहले वाले में इनको हम कहते हैं क्षार धातुएं, क्षार धातुएं, और इसके बगल वाले ग्रुप को कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय धातुओं को अंग्रेजी में कहा जाता है एल्कलाइन मेटल्स और क्षारीय मृदा धातुओं को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, अर्थ, ठीक। और इनकी अंग्रेजी मैंने आपको बता दी है, आप लोग नोट कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। अब इनको थोड़ा छोड़ देते हैं जो बी वाले हैं, क्योंकि ये नियमों से सबसे ज़्यादा डेविएट हैं, विचलित हैं, तो हम पहले इनको पढ़ लेते हैं जरा। देखिए 13 में आएगा, इधर पहला तो खाली है बी, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, InTl, और देखिए इधर 4 के बगल में यहाँ 5, यहाँ 12 के बगल में 13, इधर देखिए 20 तो ये है, 10 ये जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, तो ये बनेगा 31। अगर कोई डाउट हो तो 13 में जोड़ दो ये, तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इसमें जोड़ दीजिए 18, तो हमको मिलेगा 49, यहाँ जोड़ेंगे हम, ये 81 हो गया, ठीक। लास्ट वाले को हमको सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक हम लिख लेंगे और उनका IUPAC नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। तो वर्ग 13 को यानी थर्ड ए को समझ लिया हमने। 14 में मिलेंगे कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। 5 के बगल में 6, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 82। तो इस प्रकार से हमने ये बोरान पहला वाला जो तत्व है उसी के आधार पर इसका नाम पूरे फैमिली का रखा जाता है। तो बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, ये दोनों आपको पढ़ना है 11th में। अब इसके आगे नाइट्रोजन फैमिली मिलेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बेसमथ। तो ये 6 के बगल में 7, 15, 33, 51 और ये 83। इसके बाद ऑक्सीजन परिवार आएगा, तो O, S, Se, Te, Po, ये हो जाएगा 8, 15 के बगल में 16, 33 के बगल में 34, 51 के बगल में 52, 83 के बगल में 84। अब इसके बाद आएगा हेलोजन परिवार, तो उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अंतिम है एस्टेटीन। ये होगा 9, ये होगा 17, ये होगा 35, ये होगा 53 और ये होगा 85। और सबसे अंत में हीलियम के नीचे आएगा नियोन, नियोन के नीचे आएगा आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। तो यहाँ हो जाएगा Ne10, Ar18, Kr36, Xe54 और Rn हो जाएगा 86। अब हम बात कर लेते हैं, इनको संक्रमण श्रेणियों के रूप में हम पढ़ते हैं, जो कि 3 से लेके 12 तक हैं। तो इसमें जो फर्स्ट संक्रमण श्रेणी होगी उसको मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट,
संक्रमण श्रेणी, या इसी को हम कहते हैं 3D श्रेणी। और इसमें देखिए परमाणु क्रमांक शायद लिख देता हूं, 20 के बगल में आएगा 21 SC, यहां आ जाएगा 22 TI, यहां आएगा 23 V, बगल में 24 CR, बगल में 25 MN, बगल में 26 FE, उसके बगल में 27 CO, उसके बगल में 28 NI, उसके बगल में 29 CU, और उसके बगल में 30 ZN। ठीक है, और इनको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। शक्ति वक्र मन फीकू निकू जन। इसको यदि हम मिला के पढ़ेंगे तो आपको एक संस्कृत के श्लोक के जैसा साउंड मिलेगा, और उसकी सहायता से इन सभी 10 एलिमेंट को जो कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उनको हम याद रख सकते हैं। और ये संक्रमण श्रेणी आपको 12th में मिलेगी, ये पूरे चैप्टर के रूप में है जिसका अध्ययन आप लोगों को करना होगा। इसके बाद और 2 संक्रमण श्रेणियां हमको मिलेंगी और उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ मिलेगी सेकेंड, या शॉर्ट में लिख देता हूं 4D श्रेणी। तो ध्यान दें 38 के बगल में 39 होगा, 39Y, इसके बगल में होगा 40 ZR, 41 NB, 42 MO, 43 TC, 44 RU, 45 RH, 46 PD, 47 AG, 48 CD। और इसको याद करने का तरीका होगा वाई, जो कि अंग्रेजी का शब्द होता है वाई, उसका परिवर्तित रूप लिख दिया है मैंने, वाई जरनब, मो तक, रियू, रेह, पढ़, AGCD। थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है, पढ़ ABCD के स्थान पर AGCD लिख दिया है, पढ़ AGCD। तो इस को याद रख के हम सेकंड वाली संक्रमण श्रेणी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इसके ठीक नीचे आपको एक और संक्रमण श्रेणी मिलेगी, वो होगी थर्ड, या इसको हम कहेंगे 5D श्रेणी। और इसमें थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, 56 के बगल में मिलेगा 57 LA, और इसी के साथ रखे हुए माने जाते हैं Z बराबर 58 से 71। तो अगला जो मिलेगा HF, उसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 71 के बाद 72 होगा। ये हमको ध्यान रखना है, क्योंकि 58 से 71 तक के 14 तत्व इसी के साथ रखे हुए माने जाते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं लैंथेनाइड, लैंथेनाइड जो कि आवास सारणी के बाहर रखा गया है। ये हैं Z बराबर 58 से 71। और इसके नीचे ये 88 के बगल में मिलेगा 89 AC, 89 AC, और इसमें Z बराबर 90 से 103 तक के तत्व रखे हुए हैं। तो वो भी आवास सारणी के बाहर है, तो मैं यहाँ कॉमा लगा के लिख दे रहा हूँ
एक्टिनाइड, एक्टिनाइड, और ये हैं जेड की वैल्यू 90 से 103 तक। आवर्त सारणी के बाहर इनको भी रखा गया है, तो ये भी आवर्त सारणी का दोष है। तो इसको मैं लिख रहा हूं दोष -03। पहला वाला 8वें को ए बी में डिवाइड नहीं करना। दूसरा दोष क्या हो गया? हाइड्रोजन के स्थान का विवाद होना। और तीसरा दोष क्या हो गया? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को आवर्त सारणी में एक जगह पर रखा हुआ मानना, बल्कि इनको रखते हैं आवर्त सारणी के बाहर, तो ये आवर्त सारणी का एक दोष है। अब आप ध्यान दें, 72 के बगल में 73 होगा, TA 74, W 75, RE इसके बगल में 76, ऑस्मियम OS 77, IR इरिडियम 78, प्लेटिनम 79, AU यानी गोल्ड, और 80 यानी कि मरकरी। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, बड़ा ला लिखें LA में, तो ऊपर लिख देता हूं कोष्टक में हफ्ता W रे। अब किस चीज में हफ्ता? पैसे में नहीं, इन महंगी धातुओं में। ये सभी क्या हैं? बहुत महंगी धातुएं हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं संक्षेप में महंगी धातुएं। आप लोग जानते होंगे, लोग छीन लेते हैं दूसरे का पैसा, सोना चांदी। तो ये महंगी धातुएं हैं जिनको हम स्टोर करके रखते हैं। तो किसी से अगर आपको हफ्ता वसूलना है, तो हम मान लीजिए डब्लू नाम के व्यक्ति से हफ्ता वसूला जा रहा है, तो उससे कह रहे हैं क्या, ला हफ्ता डब्लू रे। किस चीज़ में? या तो ऑस्मियम दे दे, या इरिडियम दे दे, या प्लेटिनम, या फिर गोल्ड अथवा मरकरी, इनमें से कोई दे दे। तो इस तरह से हम इस श्रेणी को भी याद कर सकते हैं। हालांकि एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके पाठ्यक्रम में 12th में केवल संक्रमण श्रेणी पहली है, 3D श्रेणी, 4D 5D का अध्ययन नहीं है। लेकिन आवर्त सारणी को अगर हम पूरे को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सभी 118 तत्वों को जानना पड़ेगा। तो अब देखिए, यहां केवल लास्ट बचा हुआ है, और इसकी खोज आवर्त सारणी के कई रिक्त स्थानों के द्वारा पूर्ण हुई, जिसमें नए तत्वों की खोज की गई और उनको इसमें रखा गया। तो देखिए 103 तक तो यहाँ आ गए। अब हम यहाँ लिखेंगे 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, ये हो गया 113, 114, 115, 116, 117, और ये हुआ 118। ये अंतिम एलिमेंट है जो कि आवर्त सारणी को पूरा करता है। इन सभी का सबसे पहले IUPAC नामकरण किया गया। तो ये तरीका था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, Z इज ग्रेटर देन 100 के लिए IUPAC नामकरण व संकेतन। सबसे पहले IUPAC नामकरण किया गया और उनको संकेत दिया गया। इसके बाद इस श्रेणी में जितने भी तत्व आएंगे, या यहाँ पर जो तत्व आएंगे, उनको वैज्ञानिकों का नाम दिया गया। तो इस प्रकार से ये आवर्त सारणी हमारी कंप्लीट होती है। ये फर्स्ट ए और सेकंड ए मिलकर बनता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक 4 ब्लॉक में डिवाइड है आवर्त सारणी। ये
3 से लेके 12 तक बनता है डी ब्लॉक। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है डी उपकोष में, और इसके बाद ये 13 से लेके 18 तक ये बनता है पी ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा। कुछ छोटे मोटे अपवादों को छोड़कर, केमिस्ट्री में अपवाद बहुत ज्यादा होते हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा जरूर। हर एक चीज परफेक्ट नहीं होती। तो ये पी हो गया, डी हो गया, और ये जो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड है आवर्त सारणी के बाहर रखे हुए, इनसे बनता है एफ ब्लॉक। इनसे बनता है एफ ब्लॉक जो आवर्त सारणी के बाहर रखे हुए हैं। कौन कौन से? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। हालांकि ये दोनों तत्व यहां पर थर्ड बी वर्ग में लैंथेनाइड रहता है 6वें में। देखिए इधर लैंथेनाइड रहता है थर्ड बी वर्ग के 6वें आवर्त में, और एक्टिनाइड रहते हैं थर्ड बी वर्ग के 7वें आवर्त में। तो इस वजह से इनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। मैं ऐसे भी लिख देता हूं इनको, आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। और डी ब्लॉक वाले तत्वों को हम कहते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। ठीक। अब चारों ब्लॉक में डिवाइडेशन हो गया। ऑक्सीजन फैमिली वाले तत्वों को हम कहते हैं चैल्कोजन। चैल्कोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कहते हैं हैलोजन, क्योंकि ये समुद्र में पाए जाते हैं। इनके लवण, समुद्र का पानी खारा होता है, लवणों की वजह से होता है, और उनमें लवण कौन से होते हैं? यही होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के। ठीक है। तो अब ये आवर्त सारणी आपकी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई है, जिसमें आवर्त सारणी के तीनों दोषों को आपने समझ लिया। जो रिक्त स्थान हैं उनकी क्या भूमिका रही, नए तत्वों की खोज में कैसे सहायक हुए, ये भी आपने समझ लिया। तो अब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे कि आप ये 25 मिनट में आवर्त सारणी बनाना सीख लें। और इनको याद करने का तरीका ऐसे मैंने बता दिया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, BeMg, CaSr, BaRa। इस तरफ आते हैं तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यहाँ ऑक्सीजन, सल्फर, SeTePO, और इधर बगल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, यहाँ हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। इस तरह से हम इन तत्वों को क्रमबद्ध तरीके से याद करके अपनी केमिस्ट्री की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको पूरी केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी। इसमें कुछ चीज़ों को और हम शामिल कर लेते हैं तो आपको थोड़ी सी नॉलेज और बेहतर हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। 118 तत्वों में से कौन किस कैटेगरी में आता है। तो अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है SI से। यहाँ SI से नीचे आए तो मिला हमको GE, और फिर बगल में गए तो AS मिला, और AS के नीचे आए तो मिला SB, और इसके फिर बगल में जाना है तो मिलेगा TE, और उसके नीचे PO, और उसके आगे AT। तो ये जो एलिमेंट हमको मिल रहे हैं, इनको अगर हम गोला लगा दें तो देखिए ये हो गया SI, GE, AS, ये SB, ये हो गया TE, और ये PO, और साथ में AT। ये इतने एलिमेंट्स हैं जो कि उपधातु होते हैं, यानी इनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो मैं इनको यहां लिख देता हूं उपधातु, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड। ठीक। तो अब इसमें टोटल काउंट कर लें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 हुए।
जिसमें ये पोलोनियम और एस्टेटीन ये दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इस वजह से हमें इनके गुणों का अध्ययन नहीं करना है और ये अपनी प्रकृति अपनी पहचान को बदलते भी रहते हैं, तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे, इनके गुणों का अध्ययन किया ही नहीं जा सकता। तो इनको छोड़कर हम देखें तो टोटल बचते हैं 5। कौन कौन से? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम Te। तो इन 5 तत्वों को हम ध्यान रखेंगे, ये केवल हैं उपधातु और इनके जो पहले मिलेंगे, इनके पहले Al और इसके पहले जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं बहुत अधिक संख्या में हैं, आप देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी हैं धातुएं। तो उपधातुओं के पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, धातुएं हैं, धातुओं को कहा जाता है मेटल, और उपधातुओं के बाद यहां लिख देता हूं बाद। देखिए बोरान से स्टार्ट हो गए, आगे जितने भी मिलेंगे यहां से स्टार्ट हो के जितने भी आगे दिख रहे हैं आप, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, Fe और इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडान, ये सभी के सभी हैं अधातुएं। अधातुएं हैं जिनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, ठीक। और हाइड्रोजन जो कि यहां पर रखा हुआ है क्षार धातुओं के साथ, वह भी अधातु होता है। तो हाइड्रोजन भी अधातु तत्व है, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो अगर हम काउंटिंग करें या मोटा मोटा अंदाज लगाएं तो आप समझ पाएंगे कि इस पूरी आवर्त सारणी में जो 118 तत्व हैं उनमें से 5-7 तत्व आपके उपधातु हैं, इसके बाद लगभग 13 से 15 तत्व अधातु हैं और बाकी जो बचे हुए हैं लगभग 90 के आसपास होंगे और ये सभी के सभी धातुएं हैं। धातुएं मतलब इलेक्ट्रॉन खोकर ये धनायन बनाएंगी, अधातुएं मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाएंगी, और जो उपधातुएं हैं ये दोनों के गुणों को प्रदर्शित करेंगी, ठीक। और एक बात और, यहाँ जो फर्स्ट बी वर्ग है इसमें देखिए तत्व रखे हैं आपके कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। इन तत्वों का उपयोग प्रारंभ में मुद्राएं बनाने में किया जाता था, सिक्के बनाने में किया जाता था, इसलिए इन्हें मुद्रा धातुएं भी कहते हैं। तो मुद्रा धातुएं कौन कौन सी हो गई? फर्स्ट बी वर्ग में स्थित कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। यहां जगह है, मैं इसको लिख देता हूं, मुद्रा धातुएं। तो ये हो जाएगी हमारी Cu, Ag और Au, ठीक है। तो कुछ ये जानकारी और आपको उपलब्ध हुई, तो इस क्लास को अब समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों।